प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की। ब्रिटिश संविधान विश्व की प्राचीनतम संविधानों में से एक है और वस्तुतः ब्रिटिश समाज तथा इतिहास में निरंतर होने वाले परिवर्तनों एवं आवश्यकताओं को संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। संविधान जीवन का वह मार्ग होता है जिसे राज्य अपने लिए चुनता है और विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों में अंतर होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके जीवन मार्ग भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ब्रिटेन ने भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप जिस संविधान को अपनाया, उस संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आज हम देखेंगे। ब्रिटेन के संविधान की पहली विशेषता हम देखते हैं तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान है। जैसा कि हमने पहले संविधानों के वर्गीकरण के अंदर पढ़ा था कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, है ना, निर्माण की दृष्टि से। एक तो विकसित संविधान और एक निर्मित संविधान। तो विश्व भर में एकमात्र यही एक संविधान है जो विकसित संविधान है। इस संविधान का दुनिया के अन्य दूसरे देशों जैसे अमेरिका, रूस, भारत के संविधानों की तरह किसी भी लोकसभा या संविधान सभा के द्वारा निर्माण नहीं किया गया। पिछले कई वर्षों से लगातार विकास होने के फलस्वरूप ही ब्रिटेन में बिना किसी रक्तपात या हिंसक क्रांति के निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है। निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरह की हिंसक और रक्तपातपूर्ण क्रांतियां फ्रांस तथा रूस में हुई थी, वैसी ब्रिटेन में कभी नहीं हुई। केवल सन 1949 में सम्राट चार्ल्स की जब हत्या हुई थी तथा इसके अतिरिक्त जब शासक कार्नवेल के गणतंत्र काल, वो कब से कब तक था, 1649 से 1660 को छोड़कर ब्रिटिश संविधान का विकास एक उद्वेगहीन नदी की भांति निर्बाध गति से होता आ रहा है तथा आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। और इसी कारण विद्वान जो हैं ऑग, उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश संविधान को एक जीवधारी की संख्या उन्होंने दी है। वह जनता की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इसमें हमेशा विकास होता रहा है। आप देखिए, लिटन स्ट्रेची ने तो यहाँ तक कहा है कि इस संविधान के विकास क्रम को बताते हुए कि संविधान के विकास क्रम में संयोग एवं विवेक का अद्भुत योग रहा है और यह संयोग एवं विवेक का शिशु है। जैसा कि यह भी एक इसकी विशेषता है कि इसको संयोग एवं विवेक का शिशु कहा जाता है। देखिए, इसमें ब्रिटेन में 9वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना हुई थी, 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन हुआ और 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की यहाँ पर स्थापना हुई थी। और इसके बाद संवैधानिक इतिहास, ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की जो गाथा है ना, वो हमको सबको पता ही है। और इस दृष्टि से ब्रिटिश संविधान की तुलना एक ऐसे विशाल भवन से की जा सकती है जिसके विभिन्न भाग अलग अलग पीढ़ियों में जो प्रयत्नों का परिणाम रहे हैं। देखिए, 13वीं शताब्दी में ब्रिटेन के सम्राट ने धन की आवश्यकता के लिए सामंतों, पादरियों तथा सामान्य जनता के प्रति जो प्रतिनिधि थे उनको आमंत्रित किया। परिणाम स्वरूप संयोगवश संसद का बीजारोपण हो गया, है ना। इसको जो संयोग और विवेक का जो शिशु कहते हैं, उसका एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, है ना, कि जो सम्राट थे, ब्रिटेन के सम्राट, उन्होंने धन की आवश्यकता के लिए सामंतों और पादरियों को, जनता को, सबको इकट्ठा किया। ये एक संयोग ही था, तो इससे संसद का बीजारोपण हो गया। और आगे चलकर सामंतों, पादरियों तथा जनप्रतिनिधियों ने अपने हितों में समानता अनुभव की और एक गुट बना लिया। और यही गुट का संगठन आगे चलकर किस नाम से बना? संसद का दूसरा सदन बना। तो सम्राट जॉर्ज प्रथम काफ़ी वृद्ध थे तथा अंग्रेजी भाषा भी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल के अधिवेशनों में भाग लेना ही बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं उसकी अध्यक्षता करने के लिए मंत्रियों में से ही कोई एक व्यक्ति ने अध्यक्षता करना शुरू कर दिया, तो प्रधानमंत्री पद का उदय हो गया। तो ये भी एक संयोग ही था। एक समय ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री रॉबर्ट वेलफूल पर संसद ने अविश्वास प्रकट किया, तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। तो यह भी एक संयोग था। परिणाम स्वरूप इस घटना से मंत्रिमंडल के जो उत्तरदायित्व है उसकी नींव पड़ी। विवेक एवं सोच विचार कर किए गए कार्यों के रूप में उन अनेक अधिनियमों का उल्लेख किया जा सकता है जिन्हें ब्रिटिश संसद ने समय समय पर पारित किया। जैसे हम उदाहरण देते हैं, सन 1701 का उत्तराधिकार अधिनियम, 1832 से 1867 का, 1884 तथा 1918 के सुधार अधिनियम, 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये सभी अधिनियम विवेक एवं सोच विचार पर आधारित थे और इसके परिणामस्वरूप आगे चलकर हाउस ऑफ कॉमन्स का लोकतंत्रीकरण हुआ और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना में हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये किसका संविधान है? विवेक और
संयोग और विवेक का इसमें अद्भुत योग कहा जाता है। दूसरी विशेषता इसकी कहा जाती है अलिखित संविधान, कि ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है, और यह भी एकमात्र उदाहरण है अलिखित संविधान का। इसके कुछ अंश ही लिखित हैं, लेकिन अधिकांश संविधान अलिखित ही है। यह पूर्णतया अभिलेखों और अभिसमयों, प्रथाओं एवं परंपराओं के रूप में विद्यमान है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ब्रिटिश संविधान का निर्माण किसी संस्था अथवा संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया है, अतः उसके कुछ अंश लिखित होते हुए भी इसमें पूर्ण रूप से अलिखित संविधान ही माना जाता है। और लिखित अंश कुछ भी हैं, जैसे मैग्ना कार्टा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिनियम, है ना, और आवेदन पत्र, अधिकार पत्र, 1832 से 1867 और जो सुधार अधिनियम थे, जो 11 से 49 में संसदीय अधिनियम थे, वही कुछ अंश मात्र लिखित हैं। ब्रिटिश संविधान को जो स्पष्ट, फिर भी ये ब्रिटिश संविधान को स्पष्ट नहीं करते। इसके अलिखित अंश अर्थात अभिसमय संविधान को गतिशील एवं सजीव बनाते हैं। तो ये एकमात्र अलिखित संविधान है। तीसरी इसकी विशेषता हम देखते हैं लचीला संविधान, कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है ना। एक तो प्रकृति काफ़ी कठोर होती है, जिसके अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है और उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और दूसरी प्रक्रिया लचीली प्रकृति होती है, इसमें संविधान संशोधन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है। ब्रिटेन में संसद को संविधान में साधारण विधि के द्वारा संशोधन करने का अधिकार है, तथा वहाँ संवैधानिक विधि और साधारण विधि प्रक्रिया में कोई भी अंतर नहीं है। ब्रिटिश का संविधान में वन्य पशु पक्षियों की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित विधि और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधिकारों को सीमित करने या कम करने वाली निर्णय को पारित करने के लिए भी एक विधि प्रक्रिया का अनुगमन किया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश संविधान लचीला है। जैसे सन 1936 का सिंहासन त्याग अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किए जाने के आधा घंटा में ही पारित हो गया। ब्रिटिश संविधान में न्यायालय द्वारा किसी भी विधि को अवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। वहाँ न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति भी नहीं है। तो ब्रिटेन में जो विधियाँ परंपराओं के विरुद्ध होती हैं उन्हें भी असंवैधानिक कहा जाता है, अर्थात वहाँ असंवैधानिकता का अर्थ परंपरा के विरुद्ध होना है। अभिसमयों में परिवर्तन अथवा न्यायालयों में किसी भी निर्णय द्वारा संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन संभव है, लेकिन वो सब अनौपचारिक ही होते हैं। तो इसलिए हम उसको कहते हैं लचीला संविधान। उसके सिद्धांत और व्यवहार के अंदर भी अंतर बताया जाता है कि ब्रिटिश संविधान का ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। जैसा कि मुनरो बोलते हैं कि ब्रिटिश शासन में जो दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं, और जो है वो दिखाई देता ही नहीं है ना। यदि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में भी सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाता है, किंतु किसी भी अन्य संविधान में सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविकता में भेद का यह तत्व इतना प्रबल नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान में है। सभी शासन व्यवस्थाओं में सिद्धांत व व्यवहार में अनेक भेद पाए जाते हैं, पर जितने अधिक रूप में अंग्रेजी संविधान में पाए जाते हैं उतने कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। ऐसा किसका कहना है? ऑग का कहना है कि सिद्धांत और व्यवहार के अंतर के कुछ उदाहरण है। देखिए इसमें कि सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहाँ राजतंत्र न होकर क्या दिखाई देता है? लोकतंत्र दिखाई देता है। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की कानून निर्माण की शक्ति संसद में है और कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में है, और न्यायिक शक्ति किसमें है? न्यायपालिका में निहित है। किंतु इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और जहाँ शक्ति पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीकरण या सामंजस्य देखा जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे संसदात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पृथकता का क्या काम है? वहाँ पे जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के अंदर से ही चुनी जाती है। तीसरा हम इसका देख सकते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से जो ब्रिटिश संसद है वो कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, किंतु वास्तविकता यह है कि स्वयं कैबिनेट से वह नियंत्रित होती है ना। इस अंतर को ऑग बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। वे कहते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका जो रूप संवैधानिक राजतंत्र है ना, सीमित संवैधानिक राजतंत्र, और वस्तुतः यह लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो हम देखते हैं कि इसके सिद्धांत और व्यवहार के अंदर भी हमको अंतर दिखाई देता है। फिर इसका अगला अंतर हम देखते हैं संसदात्मक प्रजातंत्र, कि ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है। ब्रिटिश शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संसदात्मक शासन के तीनों गुणों है ना, जैसे दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जो घनिष्ठ संबंध है, कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वह भी निश्चित हो है ना, निश्चित नहीं होता, उसमें अनिश्चितता ही बनी रहती है। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये सब कुछ विद्यमान रहता है।
वहाँ पे जो कार्यपालिका है वो नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है। इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्था में बड़ा संबंध है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर संवैधानिक जो है संसदात्मक प्रजातंत्र है। वहाँ के शासन प्रणाली की एक और विशेषता है ना, जिसको हम देखें तो है एकात्मक शासन प्रणाली। वहाँ पर कौन सी शासन प्रणाली चलती है? एकात्मक शासन प्रणाली वहाँ पर चलती है कि क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक सुगठित इकाई है और संभवतः इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। तो संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है और यह केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक जो इकाइयां हैं उनकी स्थापना की गई है और ये जो स्थानीय इकाइयां हैं इनको पर्याप्त शक्तियां भी प्राप्त हैं, लेकिन शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को अपना अस्तित्व और शक्तियां संविधान से नहीं बल्कि कहाँ से प्राप्त होती हैं? केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती हैं और स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व तथा शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की शासन की व्यवस्था एकात्मक शासन है। फिर कहा जाता है कि, और ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वहाँ पर विधि का शासन है। ब्रिटेन के अंदर विधि का शासन है। अब विधि के शासन का क्या अर्थ है? देखिए कि इंग्लैंड में विधि की सर्वोच्चता है। कोई भी व्यक्ति यानी कानून से ऊपर नहीं है। विधि या कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है। किसी व्यक्ति को यह सिद्ध होने पर भी दंड दिया जा सकता है कि उसने किसी विधि का उल्लंघन किया है। वहाँ कानून की नज़र में सभी समान हैं। देश में एक ही विधि तथा एक ही प्रकार के न्यायालय हैं। सभी इस विधि के अधीन हैं। विधि के शासन का अर्थ हम देख सकते हैं कि निरंकुशता का अभाव है, कानून की नज़र में समानता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना संविधान का दायित्व है। जब जब ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रताओं को ब्रिटिश राजाओं ने सीमित किया, जनता ने इस निरंकुशता का क्या किया है? विरोध किया है। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि विधि का शासन सिद्धांत में पूर्ण है, परंतु व्यवहार में इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि ब्रिटिश राजा पर किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1893 के अधीन विशेष संरक्षण प्राप्त हैं। किसी को पासपोर्ट देना है या नहीं, इस बात की राजा को स्वतंत्रता है, तो इसके निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो विधि का शासन वहाँ पर होते हुए भी उसमें कुछ अपवाद हैं। फिर क्या अधिकार पत्र व नागरिक स्वतंत्रता वहाँ पर विद्यमान है। किस प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताएं हैं वहाँ पे विद्यमान है? हम देखते हैं कि ब्रिटेन में भारत, अमेरिका आदि देशों की भांति स्पष्ट रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रताओं को संविधान में कोई लिखित व्यवस्था नहीं है, किंतु ब्रिटिश जनता को दुनिया के दूसरे देशों की भांति नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। ब्रिटेन के निवासियों वोट डालने, चुनाव लड़ने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, भाषण एवं विचार है ना प्रकट करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। अपितु ब्रिटिश न्यायालयों को संसदीय विधि को अवैधानिक घोषित करने की शक्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नागरिक स्वतंत्रताओं के अस्तित्व पर थोड़ा संदेह पैदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ नागरिक स्वतंत्रताएं उन्हीं आधारों पर टिकी हुई है जिन पर वहाँ का पूरा संविधान टिका हुआ है। और वो आधार कौन से हैं? संसदीय विधियाँ, कॉमन लॉ, विधि का शासन, जनमत, ये सब वहाँ पर मिले हुए हैं। तो इसलिए मतलब ये स्वतंत्रताएं वहाँ पर सुरक्षित हैं। अगली विशेषता हम देखते हैं मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान, जैसा कि हम कहते हैं कि भाई एक लिखित संविधान है और एक ही समय में संविधान का निर्माण करने के बजाय संविधानों को परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पर ढाला गया। तो ब्रिटिश संविधान में 3 प्रकार के शासन अर्थात राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र का मिश्रण है। ब्रिटिश राजा राजतंत्र का, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कुलीन तंत्र का उदाहरण है तथा हाउस ऑफ कॉमन्स लोकतंत्र का प्रतीक है। तो ब्रिटिश संविधान में राजपद वंशानुगत है ना। लॉर्ड सभा के सदस्य समाज के कुलीन वर्ग के सदस्य होते हैं और अधिकतर सदस्य वंशानुगत आधार पर लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। कुछ सरकार द्वारा मनोनीत भी होते हैं। वहाँ की कॉमन सभा लोकतंत्र का प्रतीक है। उसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राजपद तथा लॉर्ड सभा दोनों ही हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में नगण्य हैं। लॉर्ड सभा
जिसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहते हैं, वो कॉमन सभा हाउस ऑफ कॉमन्स का पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर सकती है। और जो वित्तीय विधेयक हैं उस पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स को एकाधिकार प्राप्त हैं। सामान्य विधेयकों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय हाउस ऑफ कॉमन्स का ही होता है। लॉर्ड सभा इस प्रकार के विधेयकों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष के लिए रोक सकती है। तथा स्पष्ट है कि ब्रिटेन के शासन में राजतंत्रीय कुलीनतंत्रीय तत्वों के होते हुए भी लोकतंत्र स्वच्छ और स्पष्ट रूप से मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर द्विदलीय पद्धति, वहाँ की जो दलीय प्रणाली है वह कैसी है। वहाँ पर द्विदलीय पद्धति है। और द्विदलीय पद्धति का मतलब जैसा कि अर्थ से स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ पर स्पष्ट रूप से 2 दल हैं। ब्रिटेन में सदैव ही राजनीतिक रंगमंच पर 2 दलों का अधिकार रहा है। भले ही समय समय पर नए राजनीतिक दल बनते रहे, तो प्रारंभ में इंग्लैंड में विग तथा टोरी नाम के 2 दल थे, है ना। और उसके बाद उदारवादी और अनुदारवादी दल बने। पहले थे विग और टोरी, फिर अनुदारवादी और उदारवादी दल बने। और 20वीं सदी के प्रारंभ में श्रम दल का उदय हुआ और धीरे धीरे श्रम दल ने उदार दल का स्थान ले लिया। आज ब्रिटेन में श्रम दल तथा अनुदार नामक ये 2 दल प्रमुख रूप से हैं। संसदीय लोकतंत्र में द्विदलीय व्यवस्था राजनीतिक स्थायित्व की दृष्टि से आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निर्वाचनों में जनता दोनों दलों की नीतियों को ध्यान में रखकर उसको चुनती है। अतः सरलतापूर्वक उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सकता है। और द्विदलीय व्यवस्था के कारण ही प्रधानमंत्री का चयन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से होता है। फिर वहाँ पर शक्ति विभाजन की बात करते हैं, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू वहीं के थे और मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति विभाजन की बात की थी। तो वहाँ पर जो शक्ति विभाजन है वो सीमित शक्ति विभाजन है। और सीमित शक्ति पृथक्करण और शक्ति विभाजन वहाँ की एक विशेषता है कि शक्तियों का जो पृथक्करण है, स्पष्ट विभाजन अमेरिका के संविधान की विशेषता माना जाता है। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वैसे तो अमेरिका संविधान की विशेषता माना जाता है। वहाँ शासक के 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियाँ तथा कार्यकाल संविधान द्वारा अलग अलग हैं। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था होने की वजह से शक्तियों का विभाजन नहीं है तथा न ही पृथक्करण है और संभव भी नहीं है। तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तथा संसद में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमंडल का कार्यकाल संसद की कृपा पर निर्भर रहता है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और संसद द्वारा पारित विधियों पर ब्रिटेन का राजा हस्ताक्षर करता है, तभी वे प्रभावी होते हैं। लोकसभा जो संसद का उच्च सदन है वह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी है। अतः स्पष्ट है कि ब्रिटिश संविधान में शक्ति पृथक्करण का अभाव है। केवल मात्र एक कारण से हम वहाँ सीमित शक्ति पृथक्करण मानते हैं, ब्रिटिश न्यायालय की स्वतंत्र हैं। लोकसभा के जब न्यायालय के रूप में अधिवेशन होते हैं तो उस समय केवल कानूनी लॉर्ड ही उसमें भाग लेते हैं। तो ब्रिटिश न्यायपालिका पर व्यवहार में संसद एवं मंत्रिमंडल का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे जो शक्ति विभाजन है वो भी कैसा है, सीमित शक्ति विभाजन है। तो हमने देखा कि ब्रिटेन के अंदर, है ना, इस प्रकार की विशेषताएं हैं। अलिखित संविधान होते हुए भी आज ब्रिटेन एक बहुत ही विकसित देशों के अंदर आता है। धन्यवाद।